कि भाई ज्योतिष भाग्य बदलने की विद्या नहीं है। अगर आपका भाग्य में बदकिस्मती लिखी है, कर्जा लिखा है, तो आपका विवेक वैसे ही काम करेगा। ये सत्य है। ज्योतिषी क्या करेगा? अगर कोई ज्योतिषी आपको बैठ करके डरा रहा है या आपका भाग्य बदल रहा है जी, तो वो फर्जी है। ये जो कह रहे हैं कि रात को तेज पत्ते पे लिखो मुझे 5 लाख की जरूरत है और जलाओ और ब्लो कर दो, वो अपनी छत पर क्यों नहीं करता है वो ज्योतिषी काम? सुबह आ जाएंगे 5 लाख। ये उपाय आते हैं लाल किताब से। नहीं, मैं यहां पर बहुत स्पष्ट कर देता हूं ज्योतिष क्या है। लोग कैसे कर देते हैं भविष्यवाणी, साल की 50 भविष्यवाणियां, एक भविष्यवाणी करने में महीनों निकल जाता है। मुझे ये बताइए कि अगले 6 महीने आपकी भविष्यवाणियां क्या कहती है, क्या होने वाला है? कैबिनेट में बड़ा बदलाव, अच्छा, बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी, बड़ी जल प्रलय या भूकंप। तीसरा, शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट, सोना और चांदी। अगले 6 महीने के अंदर अंदर भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। यूपी इलेक्शन भी 2027 में और बाकी राज्यों में भी चुनाव होगा। क्या गणनाएं कह रही हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री, कि शायद मोदी जी देश के। कुछ ऐसे उपाय आपको लगते हैं जो आज के समय में लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है? अगर हर चीज का समाधान हमारे पास होता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट हम लेकर आए हैं और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं इस स्टूडियो के अंदर, उनको पहले भी आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं। लाल किताब को लेकर हमने एक पॉडकास्ट किया था और वो पॉडकास्ट आज भी आप लोग देख रहे हैं। लगभग मुझे लगता है 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और उसके बाद भी वो पसंद किया जा रहा है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। लेकिन आज का पॉडकास्ट क्यों है, ये बड़े एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि आज हम क्यों बैठे हैं। आप लोगों को याद होगा कुछ रोज पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव थे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्योंकि लगातार जीतती आ रही थी, तो सबको लगता था कि मोदी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, प्रधानमंत्री के लिए, कि वो ममता बनर्जी को हराकर बंगाल के किले को जीत लें। और मेरी भी जो एक जर्नलिस्टिक माइंडसेट था वो यही कहता था कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा और नहीं जीतेंगी। बट मैं स्टूडियो में था और स्टूडियो में मेरे एक ज्योतिषी हैं, उनका नाम मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उनसे मेरी बात होने लगी। उन्होंने कहा शर्तिया इस बार बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बनाएगी। मैंने कहा नहीं जी, मुझे लगता है ममता बनर्जी। कह रहे जी शर्त लगा लो। मैंने शर्त लगा ली। मैंने कहा ठीक है, अगर शर्त मेरी पूरी हुई, अगर मैं जीता ठीक है तो हमारी कोई और बात हुई थी, लेकिन अगर शर्त मैं हारा तो मैं उन्हें अगले ही दिन पॉडकास्ट के लिए बुलाऊंगा। हालांकि उनके पास समय की कमी थी, इसलिए थोड़ा देरी से हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, सीधे स्वागत करता हूं अंकित त्यागी जी का। डॉक्टर अंकित त्यागी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत आभार आपका, मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे। मैं भी और बहुत सभी अच्छा हूं। दर्शकों को हमारा जय श्री राम। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, आज खुश तो बहुत हो गए। मुझे एक बात बताइए, मैं तो खैर अपने जर्नलिस्टिक माइंडसेट से बात कर रहा था, इसलिए मैंने कहा ममता बनर्जी जीतेंगी। उसी माइंडसेट से बात की थी बिल्कुल। आपने। आप किस माइंडसेट से बात कर रहे थे? क्या एक तुक्का था कि अरे बीजेपी हर जगह जीतती है, चलो शर्त लगानी है तो बीजेपी के दांव पे लगाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है तुषार जी। आप खुद सोचिए, 2024 में ये प्रेडिक्शन मैंने कर दी थी। अच्छा जी, ये कोई एक दिन की गणना नहीं थी। 2024 में मैंने बोल दिया था कि इस बार ममता जी बंगाल में चुनाव नहीं जीतेंगी। लेकिन मैंने एक चीज उसमें कही थी कि भाई एक बार इलेक्शन की डेट अनाउंस होने दो तो और पिक्चर मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की, रिजल्ट की डेट अनाउंस की, मैंने उन 2 चरणों की, जिस चरण में चुनाव हो रहे थे उस 2 डेट की कुंडली बनाई और जिस दिन रिजल्ट आना था उसकी कुंडली बनाई। और फिर मैंने ये भी बोल दिया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो ये गणनाएं होती हैं, कभी भी तुक्का नहीं होता ज्योतिष। और सच बताऊं तो यही अंतर है एक अच्छे ज्योतिष में और एक कहानीकार ज्योतिष में। अगर मैं इस तरीके से कहूं, ज्योतिष कभी तुक्का हो ही नहीं सकता है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं दुनिया की एकमात्र साइंस है जो आपका भविष्य बता सकती है। अच्छा। दुनिया में कोई और साइंस नहीं है, लेकिन आपको गणनाएं करनी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप एक बार कह सकते हैं तुक्का है, 2 बार कह सकते हैं, 4 बार कह सकते हैं। कितनी सारी भविष्यवाणियां जो 100% सही हुई, क्या वो सब तुक्का था? पूरी दुनिया क्या कह रही थी प्रशांत किशोर को किंग मेकर बनेगा? आप ही की इंडस्ट्री के लोग कह रहे थे। बिल्कुल। मैं अकेला था जिसने कहा 0 सीट लेकर के आएगा। वो यूट्यूब पर वीडियो आज भी अवेलेबल है, कई मिलियन गई वो। क्यों? क्या ये तुक्का था 0 सीट लेके आना? मैं अकेला था जिसने कहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, नीतीश कुमार की कुंडली में सीएम बनने का योग नहीं है। ठीक है, क्या हुआ? थोड़े दिन के लिए बने, एक्सीडेंटल, एट लास्ट क्या हुआ? आना पड़ा वापसी। ऐसी कितनी सारी भविष्यवाणियां हैं जो 100% सही हुई। मैं अकेला था जिसने कहा था बीजेपी इस बार दिल्ली में आ रही है। सारी दुनिया कह रही थी नहीं, कांटे की टक्कर है, अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे निकाल के। मैंने कहा नहीं, किसी हाल में नहीं, बीजेपी 100% अपना सीएम बनाएगी। वही हुआ।
तो एक बार आप तुक्का कह सकते हो, 2 बार कह सकते हो, हर बार नहीं कह सकते प्रभु। अच्छा, आपने अभी बीच में एक बात कही जी कि यही अंतर होता है एक अच्छे ज्योतिष में जो गणनाओं के आधार पर जी। सटीक भविष्यवाणी करता है, जी। और दूसरा आपने कहा कहानीकार ज्योतिष। जी 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 ये कहानीकार ज्योतिष क्या है, क्यों मैं पूछ रहा हूँ? जी। क्योंकि अब क्या है ना, जब से पॉडकास्टिंग शुरू हुई पिछले 2-3 साल में, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए, क्योंकि मेरी समझ इतनी नहीं है कि मैं किसी भी ज्योतिषी में सही और गलत का अंतर या कहानीकार या अच्छे ज्योतिष का अंतर कर। बिल्कुल। एक आम आदमी भी अब इस दुविधा में है हाँ। कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं, कैसे यकीन करें कोई? अगर कोई ज्योतिषी आपको बैठ करके डरा रहा है या आपका भाग्य बदल रहा है जी। तो वो फर्जी है। बड़ा सिंपल है। मैं हर पॉडकास्ट में एक ही बात कहता हूं कि भाई ज्योतिष भाग्य बदलने की विद्या नहीं है। अच्छा। ज्योतिष मार्गदर्शन है, ज्योतिष मैप है। उस मैप को देख करके आप अपने जीवन की दिशा और दशा तय कर सकते हैं, और जब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपकी आने वाली दशाएं अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ये एक ज्योतिष का कार्य है। ज्योतिष सिर्फ आपको दिशा दिखाता मुझे है। थोड़ा सा और समझाइए। आपने कहा कि भाग्य बदलने का काम नहीं करता, जी। यानी कि अगर मान लीजिए कि आज मैं किसी मुसीबत में फंसा हूं, जी। कोर्ट कचहरी का मामला, जी। सेहत का मामला, जी। रुपया पैसा नहीं है, गरीब हूं। अब गरीबी मेरी किस्मत हो सकती है, जी। मुश्किल मेरी किस्मत हो सकती है, जेल का योग मेरी किस्मत हो सकती जी। है। फिर मैं ज्योतिषी के पास जाकर अगर सिर्फ इतना जान लूं कि जी। आपकी कुंडली में जेल का योग है, जी। तो क्या बदल जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप मेरे पास आए अपनी कुंडली लेकर के, और मैंने आपसे कहा कि भाई अगले 2 वर्ष आपके कष्टकारी हैं, जेल योग है, किसी झगड़े में मत पड़ना। तो आपको समझ आ गया ना, झगड़े में नहीं पड़ना है। बिल्कुल। और अगर आप बच गए तो उस जेल योग से आप बच जाओगे। ये एक ज्योतिष का कार्य है। आप मेरे पास आते हैं अपनी कुंडली लेकर के, और मैं कहता हूं अगले 3 महीने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, वरना लॉस हो जाएगा। और आप कोई बड़ा बिजनेस करने जा रहे थे और आपने 3 महीने टाल दिया तो आप उस लॉस से बच गए। ये एक ज्योतिष का कार्य है। तो भाग्य बदला ना, लेकिन कैसे बदला? मैंने रास्ता दिखाया और आप उस रास्ते पर चले। दोनों चीजें मिलकर के आपका भाग्य बदलती है। केवल ज्योतिष किसी के भाग्य में जो लिखा है उसको नहीं मिटा सकता है, ये समझ लो। भाग्य तो अगर कोई पलट सकते हैं तो विधाता ही पलट सकते हैं, वो स्वयं ईश्वर पलट सकते हैं। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका भाग्य पलटा जा सके। हाँ, अगर आपको सही रास्ता मिल जाए और आप उस रास्ते पर चलें तो निश्चित रूप से आप स्वयं अपना भाग्य बदल सकते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति लगभग 1.5-2 साल पहले आया था। ठीक है। उसने कहा जी मुझे मुंबई जाके एक्टर बनना है। मैंने कहा बेटा जिंदगी में मत जियो, कुछ नहीं कर पाएगा, वापस ही आ जाएगा। नहीं समझ में आया। जो थोड़ी बहुत जमीन जायदाद थी बेच के मुंबई चला गया। ठीक है। और ये परसों मेरे पास वो व्यक्ति वापस आया, कर्जे में। क्या हुआ? अगर उसने वो बात मेरी मान ली होती तो भाग्य बदलता ना। बिल्कुल। जो जमीन थी करोड़ों की वो उसके पास होती। हो सकता है नौकरी बहुत अच्छी ना मिलती, उतना तो कमा ही रहा होता कि अपने खर्चे कर रहा होता। जो सर पर आज लाखों रुपए कर्जा है वो ना होता। लेकिन उसने अपने भाग्य को फिर भी खराब कर लिया क्योंकि मार्गदर्शन को फॉलो नहीं किया। यही समझना है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, क्या डॉक्टर हमें सही करता है? नहीं। सही कौन करता है? दवाइयां। लेकिन सही ट्रीटमेंट। रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत जी। खूब एक लाइन कही है एक जी। जगह पर कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हाँ। तो जब ये कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, यानी कि अगर आपका भाग्य में बदकिस्मती लिखी है, कर्जा लिखा है, तो आपका विवेक वैसे ही काम करेगा। ये सत्य है। फिर ज्योतिषी क्या करेगा? और एक और चीज मैं आपको यहां पर जोड़ देता हूं। सत्य तो ये भी है कि अगर आपके भाग्य में अच्छा होना नहीं लिखा है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप घूमते रहेंगे आडंबर में ही, फंसे रहेंगे उस पाखंड की दुनिया में ही। आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप पहुंचेंगे ही तब जब आपके भाग्य में अच्छा होना लिखा होगा। ये मैं हमेशा बोलता हूं। दूसरा, बहुत सारी चीजें देखिए, विवेक ईश्वर ने हमें दिया। कई लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। कुछ समय पहले किसी ने प्रश्न किया था कि जब सब कुछ ईश्वर ने लिखा है तो मैं जो गलत कार्य कर रहा हूं ये भी तो ईश्वर ने लिखा है। मैं कहता हूं नहीं। दुनिया में एकमात्र क्रिएचर है ईश्वर की जो इंसान है, जिसको विवेक दिया, जिसको बुद्धि दी ईश्वर ने। किस लिए दी? कि आप सही सोच और सही समझ से सही निर्णय ले पाओ और सही और गलत में फर्क कर पाओ जी। बाकी कोई क्रिएचर नहीं है जिसके अंदर दिमाग हो। ईश्वर की जितनी भी क्रिएचर्स हैं, राइट? क्यों मिली है हमें विवेक? क्योंकि ईश्वर ने कहा कि इस्तेमाल करो। अब हम इस्तेमाल न करें तो वो हमारी मूर्खता हुई ना। हम फिर विधाता पर प्रश्न नहीं उठा सकते। वो तो हमारी अपनी जो है विडंबना है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विवेक इस्तेमाल हमेशा करो। मैं तो ये भी कहता हूं, आप ज्योतिष के पास भी जा रहे हो तो भी विवेक का इस्तेमाल करो। अगर कोई ज्योतिष आपको 2 दिन में करोड़पति बना रहा है, 4 दिन में अरबपति बना रहा है, 10 दिन में आपके कर्जे उतरवा रहा है, तो अपने विवेक से सोचो, अगर ऐसा संभव होता तो 2 दिन में खुद बैठ के करोड़पति नहीं बन गया होता। क्या जरूरत थी उसको दुनिया भर के पॉडकास्ट में घूमने की? क्या जरूरत थी उसको इतनी मेहनत करने की? ये जो कह रहे हैं कि रात को तेज पत्ते पे लिखो मुझे 5 लाख की जरूरत है,
और जलाओ और ब्लो कर दो। वो अपनी छत पर क्यों नहीं करता है वो ज्योतिष काम? सुबह आ जाएंगे 5 लाख, फिर क्या जरूरत है दुनिया भर के स्टूडियो में घूमने की, पॉडकास्ट करने की, या लोगों को कंसल्टेशन देने की? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो ज्योतिष के उपाय काम नहीं करते? 100% करते हैं। फिर तेज पत्ते का उपाय जो है ज्योतिष का उपाय नहीं है? 100% काम करते हैं। कौन से उपाय? जो आपको आपकी आस्था से जोड़े, आपको आपके विश्वास से जोड़े, जो आपको भगवान से जोड़े, आपको पूजा पद्धति से जोड़े, आपको ईश्वर से जोड़े, आपको लोगों की भलाई से जोड़े, जीव जंतुओं की सेवा से जोड़े, वो उपाय कार्य करते हैं। तेज पत्ता जलाना, चुटकी बजाना, 3 चुटकी मार के कोई विष मांग लेना, ये उपाय का पाठ कहाँ है भाई? कहीं से कहीं तक किसी शास्त्र में कहीं कोई वर्णन है? नहीं है। जीव जंतुओं की सेवा की बात करें, ये सनातन की संस्कृति है जी। एकमात्र दुनिया में ऐसा सनातन धर्म है जहां हम विषधर एक विषैले नाग को भी दूध पिलाते हैं। सोचिए सनातन की खूबसूरती, जहां हम छोटे से छोटे जीव चींटी को भी भोजन कराते हैं, जहां हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, उस दूध से न जाने कितने सारे जो कीट होते हैं छोटे छोटे, उनका जो है भरण पोषण हो जाता है और वो पल जाते हैं धरती के अंदर। तो सनातन की तो खूबसूरती इतनी है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते उसको, लोग वहां तक पहुंचना नहीं चाहते। केवल हवा हवाई बातें करना, बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना शास्त्रों को जाने, बिना पुराणों को जाने, बिना गुरुजनों का संग किए, केवल हवा हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता। दूसरा मैं एक चीज हमेशा कहता हूं तुषार जी, ज्योतिष गणनाओं का विषय तो है ही है, लेकिन एक अच्छा ज्योतिष वही हो सकता है जो कहीं ना कहीं रिलीजियस हो और जिसका कनेक्शन ईश्वर के साथ हो। कनेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर उनको दिखाई देते हो या कोई आशीर्वाद देते हो, मतलब आपकी पूजा पद्धति स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका ईश्वर में भरोसा नहीं है, अगर आप खुद से एक सात्विक जीवन नहीं जीते हैं, तो 100% है कि आप अच्छे ज्योतिष कभी नहीं हो सकते। ये सत्य है। एक कहानी मुझे याद आती है, मैंने कई बार एक पॉडकास्ट में सुनाई भी थी शायद अभी। एक गुरुजी के पास कोई जाते हैं, वो अपने बेटे को लेकर गए। उनका गुरुजी बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको समझाओ गुड़ ना खाए। तो उन्होंने कहा बेटा अगले महीने आना। ठीक है, गुरुजी की आज्ञा थी, माननी पड़ी। वो अगले महीने फिर गए, तो उन्होंने कहा गुरुजी कहो इसको गुड़ ना खाए। उन्होंने कहा बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना। तो उसने कहा गुरुजी ये तो पिछले महीने कह देते आप, मुझे दोबारा बुलाया। बोले बेटा तब मैं भी खुद गुड़ खाता था। तो बस यही समझना है, जो आप खुद नहीं कर सकते उसका ज्ञान मत दो। मेरी आज भी दिनचर्या वही होती है कि मैं सुबह उठता हूं तो मैं चींटियों को आटा डालता हूं, मैं गाय को खाना खिलाता हूं, मैं पक्षियों के लिए अपने घर की छत पर पानी रखता हूं, दाना डालता हूं, कुत्तों को भोजन कराता हूं सुबह शाम दोनों समय। ये सब मेरी दिनचर्या है। निकलते बढ़ते मछलियों को दाना डालता हूं, ये मेरी दिनचर्या है। लेकिन आपने कहा कि पक्षियों के लिए आप अपने घर की छत पर पानी रखते हैं। 100%। मैंने कई पॉडकास्ट में वास्तु वालों को कहते हुए सुना कि मत रखना, नहीं तो इससे कोई दोष हो जाता है, वास्तु का दोष हो जाता है। क्यों कहते हैं? कुछ जगह पर वो सही है काफी हद तक, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताते। आप अगर अपने घर की छत पर पक्षियों को दाना और पानी रख रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपके घर की छत साफ रहे। जब वहां गंदगी होती है, वो जो पक्षी वहां खाना खाते हैं वो वहां गंदगी करके चले जाते हैं, और कुछ लोग गंदगी तो साफ करते नहीं, केवल वहां रोज पानी रख दिया और दाना डाल दिया। तो घर की छत क्या है? हमारी कुंडली का 12th हाउस है। 12th हाउस से मोक्ष भी देखते हैं, ध्यान रखना। और घर की छत क्या है? राहु भी है। तो अगर राहु खराब होगा, हमारा 12वां भाव खराब होगा, तो हमें परेशानियां आएंगी ही आएंगी। प्रैक्टिकली समझो, तो उसको साफ रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने घर की छत पर खूब पानी रखो, खूब दाना रखो, लेकिन रोज सुबह झाड़ू लगाओ, साफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हमेशा करता हूँ डेली, और ये मैं किसी के ऊपर नहीं छोड़ता तुषार जी। बिल्कुल, मेरे घर में जो हाउस हेल्प है मैं उनके ऊपर नहीं छोड़ता वो घर जाके छत साफ करेंगे, नहीं, वो मैं खुद करता हूँ। मेरी आदत है, मैं नहाने से पहले जाऊंगा, पूरी छत पे पानी मार के तो झाड़ू मार दूंगा कि 2 मिनट का कार्य है। 2 मिनट का काम। उसके बाद मैं नहाने के बाद पानी भरता हूँ, दाना डालता हूँ, कहानी खत्म। 10 मिनट में सारा खत्म हो जाता है। तो ये करना सीखो। कई लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं, गुरुजी उपाय तो आपने बता दिया, समय नहीं है। अभी एक पॉडकास्ट में मेरी चर्चा हो रही थी, मैंने उनको बोला जी सुबह पीपल की परिक्रमा करना शुरू कर दो आप। कह रहे गुरुजी सुबह सुबह टाइम नहीं होता। कब करनी है? मैंने कहा सूर्योदय से पहले। कह रहे सुबह तो ऑफिस जाना होता है। तो मैंने कहा कितने बजे ऑफिस जाते हैं? कह रहे गुरुजी 8 बजे निकल जाता हूँ। तो मैंने कहा भाई जब गाड़ी लेकर निकलते हो तो 7:50 पे घर से निकल जाओ। अरे कहाँ गुरुजी, सुबह उठना ही मुश्किल होता है। तो भाई अगर आप ये समझो ना कि आपको बिना कुछ करे सब मिल जाएगा, तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। ये लिख लो, करना तो पड़ेगा, लेकिन उपाय कैसे? जो आपको आपकी पद्धतियों से जोड़े। फिर से बोल रहा हूँ, यही समझना है। इससे आपको समझ भी आ जाएगा कि कौन अच्छा ज्योतिष है, किसको कितना ज्ञान है, कौन शास्त्रोक्त बातें करता है। बस उपायों के बारे में मैंने कुछ और सवाल भी पहले कई लोगों से किए हैं। तो उनका कहना है कि जहां तक मेरी समझ है कि वैदिक ज्योतिष कभी उपायों की बात नहीं करती, लेकिन ये उपाय आते हैं लाल किताब से। नहीं, मैं यहां पर बहुत स्पष्ट कर देता हूं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष 2 प्रकार की है, गणित और फलित। पहले गणित ज्योतिष आई, ठीक है। आज तो गणनाएं नासा कर रहा है। एक समय था गणनाएं किससे होती थी? हमारे पंचांग से। हमारे पंचांग से होती, पंचांग आज भी होती हैं, बिल्कुल।
अभी आप मंदिर में बैठे पंडित जी के पास चले जाओ और उनको बोलो 5 साल बाद 10 साल बाद सूर्योदय कब होगा, वो 2 मिनट में बता देंगे। बिल्कुल। और नासा को गणना करने में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। ये ताकत है ज्योतिष की। आप समझिए हमारे ऋषि मुनियों की दूरदृष्टि कितनी थी। जिस समय लोगों को नहीं पता होता था कुछ भी, सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की सतह कैसी है, कब हाई टाइड्स लो टाइड्स आएंगे समुद्र में, कब कहां बारिश ज्यादा होगी, कब कम होगी, कब दाल के दाम बढ़ेंगे, कब तेल के दाम बिल्कुल। बढ़ेंगे, ये आज भी हमारे 10 रुपए के पंचांग में लिखा होता है भैया। और अगले 100 साल का लिखा और अगले 100 साल का लिखा है। कैसे लिखा है? ये ताकत है ज्योतिष की, ये बिल्कुल। ताकत है उन ऋषि मुनियों की जो उनकी गणनाएं थी। ये गणित है। अच्छा, पहले गणित ज्योतिष आई, उसके बाद फलित आया। अब हम फलित ज्योतिष की बात करते हैं, उन गणनाओं के हिसाब से करते हैं। वो बात अलग है कि आजकल बहुत सारे तथाकथित ज्योतिष हैं जो फलित की बात करते हैं, गणित उनको आता नहीं है। बहुत लोगों को तो पंचांग ही नहीं पता होगा क्या होता है। पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण। ठीक है। और पंचांग के बिना ज्योतिष कुछ नहीं है। जब तक आप पंचांग पढ़ना नहीं सीखोगे, आप जीवन में ज्योतिष नहीं बन सकते। 6 महीने का कोर्स करके लोग ज्योतिष बन रहे हैं। अब तो सब ऐप पे चल रहा है। हाँ, ऐप पे डाली सब कुछ आ गया। मैं गारंटी से कह रहा हूं उन लोगों को पंचांग तक पढ़ना नहीं आता होगा, ये निश्चित है। तो क्या ज्योतिषी करेंगे? दूसरी चीज, हम बात कर रहे थे उपायों की। जी। मैंने फिर वही कहा, उपाय क्या हैं? पहले जब हम जीवन जीते थे, ये उपाय हमारे जीवन का पार्ट थे तुषार जी। पहले आपको याद है जब आप छोटे थे, घर में रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय की होती थी, दूसरी आखिरी कुत्ते की, बिल्कुल। सॉरी दूसरी कौवे की और तीसरी कुत्ते की, ये बिल्कुल। होती थी बिल्कुल। आखिरी रोटी। हम्म। आज वो खत्म हो गई संस्कृति। पहले जब खाना बनता था तो हमारी जो किचन है वहाँ गाने नहीं बज रहे होते थे, वहाँ म्यूजिक नहीं होता था, वहाँ क्या होता था, आरती बज रही होती थी घर में, या घर के लोग पूजा पाठ कर रहे होते थे, सुबह सुबह खाना बनता था। किचन तो में भी वैसे अन्नपूर्णा की मां तस्वीर अन्नपूर्णा होती थी, उसी भोग पर मैं आ लगता रहा था, था, सब मां कुछ अन्नपूर्णा होता की फोटो होती थी बिल्कुल। और उस पर भोग लगता था। बिल्कुल। दूसरा, लोग खाना खाने बैठते थे तो पहला टुकड़ा, पहला निवाला अलग निकालते थे, बिल्कुल। फिर वो बाद में पक्षियों को डाल देते थे, कुत्तों को डाल देते थे। वो हमारी संस्कृति थी। बस उसी संस्कृति पर वापस लौटने की बात तो मैं करता हूं, वही ज्योतिष है भैया। और यही उपाय है। उपाय कोई अलग से नहीं आए, उपाय कहीं से अवतरित नहीं हुए हैं। तो शास्त्रों में उपायों का वर्णन बिल्कुल नहीं है, ये सत्य है। लाल किताब में उपायों का बहुत सारा वर्णन है, ये सत्य है। लेकिन उपाय है क्या, वो तो समझ लो। उपाय यही तो है। कौन से शास्त्र में आप कहते हो कि जहां पक्षियों की सेवा नहीं लिखी? प्रभु ने तो स्वयं कहा है। प्रभु ने तो कई जगह ऐसा मैंने पढ़ा है भाई कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, ईश्वर की क्रिएचर की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। बिल्कुल। और सनातन पद्धति तो उसी की बात करती है। तो जब हम सनातन में उन चीजों की बात करते हैं, बस वही उपाय है, बाकी कुछ उपाय है ही नहीं। तो मेरे पास तो कई लोग ऐसे भी आते हैं, गुरुजी बस यही उपाय करना है। तो मैंने कहा भाई कोई टफ उपाय चाहिए बताओ, मैं बता देता हूँ। नहीं चाहिए तो आसान ही। तो आसान चाहिए तो कर लो भाई। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, हजारों लोगों का जीवन बदला है और बदलता है। शर्त एक है, आपका भाव। ईश्वर हमारे समर्पण और भाव के भूखे होते हैं तुषार जी। बिल्कुल। भाव सच्चा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर भाव सच्चा है तो, और आप चींटियों में भी ईश्वर को देख रहे हो, तो उनको भी भोजन करा रहे हो, तो आपको ईश्वर मिलेंगे। जब भक्त नामदेव जी भोजन बना रहे थे तो कुत्ता आया रोटी लेके भाग गया, लेकिन उनका भाव कितना था, वो तो ठाकुर जी को देख रहे थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अरे ठाकुर जी आप रोटी ले गए, इस पर घी तो लगा लेता मैं। कुत्ते में से ठाकुर जी प्रकट हो गए, भाव था उनका। तो ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। अगर भाव है तो ये छोटे छोटे उपाय ही जिंदगी बदल देते हैं, और भाव नहीं है तो लाखों करोड़ों रुपए के छत्र चढ़ाया ना तो भी कुछ नहीं होगा। और आजकल शायद दूसरी वाले जो लाखों करोड़ों के छत्रों की बात कर रहे हैं, वो वाली भक्ति और भाव ज्यादा बचा हुआ है तमाम मंदिरों कलयुग में है ना। देखते हैं। कलयुग है। लोग सोचते हैं कि माया से ईश्वर को खरीद लेंगे। नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं, माया कभी भी से नहीं। ईश्वर नहीं खरीदा मैं जाता। हमेशा कहता हूं, अगर ईश्वर पैसे के भूखे होते तो पैसे वालों के यहाँ जाके बैठ जाते ना, हम तुमको कौन पूछ रहा होता भैया, गरीब की झोंपड़ी में नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, ईश्वर को आप एक फूल चढ़ाओ, लेकिन भाव अगर सच्चा है तो भगवान उसी में प्रकट हो जाएंगे, उसी में खुश हो जाएंगे। और आपका भाव नहीं है तो आप बेशक लाखों रुपए दान कराना, कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता दान मत करो, करो। मंदिर में आप चढ़ावा, अगर आपकी सक्षम है, आपकी उतनी जो है हैसियत है, तो आप बिल्कुल चढ़ाओ, क्योंकि कमेटी जो है मंदिर की वहीं से चलती है। बिल्कुल। सारा कार्य वहीं से चलता है, मैनेजमेंट पैसे वहाँ से भी होता है। मैनेजमेंट वहीं से होता है। लेकिन उसके साथ भाव बहुत जरूरी है। आपकी हैसियत 1 रुपए की 1 रुपया चढ़ाओ, 1 करोड़ की 1 करोड़ चढ़ाओ, बट भाव वही होना चाहिए। ईश्वर के दर पर अगर जा रहे हो तो ये सोच के मत जाओ कि आप अमीर हो या गरीब हो, फिर आप ईश्वर के चरणों की धूल हो। बिल्कुल। और जिस दिन तक खुद को ईश्वर के चरणों की धूल समझते रहोगे, उस दिन तक आपका भाग्य उदय होता रहेगा। और हजारों लोगों का हुआ है, और मैं लाइव एग्जांपल उसका आपके सामने बैठा हूं। कितनी बार मेरे जीवन में साक्षात ईश्वर ने चमत्कार किए, साक्षात, जिनका मुझे पता भी नहीं चला। और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं प्रभु का, या मुझे कोई दर्शन देते हैं भगवान, या मेरे सर कोई चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरा भाव है बस। और बहुत लोगों का होता है, केवल मेरा नहीं, बहुत लोगों का होता है।
चलिए अब गणनाओं पे आते हैं। आपने गणनाओं की काफी बात की, क्या गणनाएं हैं, क्योंकि हम जून के लगभग मिड में बैठे हुए हैं और जून का महीना पॉडकास्ट रिलीज होते होते बीत जाएगा। जी। मुझे ये बताइए कि अगले 6 महीने आपकी भविष्यवाणियां क्या कहती हैं, क्या होने वाला है? कैबिनेट में बड़ा बदलाव, अच्छा, बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी, पहले ही भविष्यवाणी। बड़ी जल प्रलय या भूकंप जिससे एक बड़ी जनहानि मुझे दिखती है, दूसरी भविष्यवाणी। तीसरा, शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करेगी, संभल के ट्रेडिंग करो। ये मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म करना, शॉर्ट टर्म मत करना भैया, भूल जाओ। चौथा, सोना और चांदी बढ़ेंगे, अच्छा। ये डेफिनेट है। लेकिन सोना चांदी बहुत समय से बस एक ही लेवल पर ऊपर नीचे कर रहे हैं, अब बढ़ेंगे। लोगों का भरोसा डगमगा रहा है उस पर बिल्कुल से। मत डगमगाइए। 100% मैं ये कह रहा हूँ कि संवत्सर 2083, गुरु हैं इसके राजा, जी, ये चलेगा मार्च तक लगभग, और सोना चांदी बहुत ऊपर जाएगा। ये मैं आज भी कह करके जा रहा हूँ। वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से थोड़ा डगमगा रहा है, जी। बहुत जल्दी ऊपर होते हुए देख लेंगे आप। ये होना है, निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे, ये तो मैं कह ही चुका हूँ भाई। ये तो मैं 2025 से लगातार फिर भी कह रहा कोई एक खास समय है जिस वक्त पर देखा जाएगा इसी कि साल भारत के पाक- अंदर, इसी अगले 6 महीने में? अगले 6 महीने के अंदर अंदर भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और या तो 2026 या 2027 में पीओके आना ही आना है, वो डेफिनेट है। डंके की चोट पर बोल रहा हूँ मैं, पिछले 1.5-2 साल से बोल रहा हूँ, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए एक युद्ध होगा या सरेंडर होगा? जो भी कारण रहे मैं नहीं जानता। देखिए, मेरा काम तो गणना करना है तुषार जी, और गणना करके जो मुझे दिखता है, क्योंकि गणनाओं में दोनों नजर से ना आता है। स्थिति बहुत बदल जाती है। हाँ। अगर सरेंडर है हाँ। तो स्थिति अलग है, अगर युद्ध है तो भीषण युद्ध है, नहीं, फिर युद्ध उसका तो असर है। पूरे देश पर पड़ता देखो, है। युद्ध तो है, लेकिन पीओके इस युद्ध में आए या इससे आगे आए ये मुझे नहीं पता। 26-27 लास्ट है, 2026 या 2027 में पीओके आएगा, ये निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं तो कितने पॉडकास्ट में कह चुका हूं, जब अभी पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा था, अरे छोड़ दो मध्यस्थता, खुद को संभाल लो, टूटने वाले हो तुम, खत्म होने वाले हो भाई। अपना खुद का घर संभल नहीं रहा है आपसे, दुनिया संभालने चले हो, उसका कोई फायदा नहीं है। और आप देखेंगे कि जब टूटेगा तो वही आसिम मुनीर और वही जो उनके प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है, मैं भूल गया नाम भी उनका, वो खुद शहबाज शरीफ। हाँ, वो खुद साइन करते नजर आएंगे सब लोग। अच्छा, अभी ईरान युद्ध जो चल रहा है, बड़ा ही एक कश्मकश की स्थिति हाँ में जी। है। कभी खत्म होता है फिर शुरू हो जाता है। कल रात की बात है, ट्रम्प साहब कह रहे थे कि हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, और रात होते होते एक आ गया कि नहीं जी अब छोड़ रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, ईरान से हमारी बातचीत हो हाँ, गई है। ये स्थिति क्या है? आज सुबह मैंने क्योंकि इससे सुना, शेयर मार्केट उछल जाता है और गिर जाता है। आज सुबह एक बयान और सुना उनका कि हमारा समझौता लगभग हो चुका है, हाँ। बस साइन होने बाकी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो पता नहीं, खैर उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैंने एक चीज हमेशा, ये मैं जब ईरान युद्ध शुरू हुआ तब लोगों ने पूछा था कई सारे चैनल्स पर, तो मैंने एक ही बात कही थी कि मई 2026 तक आते आते इस युद्ध की कमर टूट जाएगी, यानी कमजोर पड़ जाएगा। ओके। जो हुआ, मैंने ये भी कहा था कि मार्च 2021 में लगभग पहला युद्ध विराम अमेरिका घोषित करेगा, जो हुआ। लेकिन साथ में मैंने एक चीज और कही कि इस युद्ध का जो असर है वो दुनिया पर मई 2027 तक बना रहेगा। अच्छा। और ये मैं आज भी बोल रहा हूं। यानी आप सोचो कि पूरी तरह खत्म असर हो का जाए, मतलब? अब देखिए, या तो छोटी मोटी घटनाएं ऐसी होती रहें जैसी हो रही है। ज्योतिष में हमें कुछ व्यापक चीजें नहीं दिखती, हमारे पास कोई दूरबीन नहीं है। ठीक है। हमारी गणनाएं जो इशारा करती हैं वो हम बता देते हैं। तो दुनिया इस युद्ध से इफेक्टेड रहेगी, ये डेफिनेट है। किस वे में इफेक्ट होगा वो हम नहीं जानते, क्या होगा, कैसे होगा, उसका कारण कौन बनेगा वो हमें नहीं पता। लेकिन गणनाएं ऐसा इशारा कर रही हैं कि 2027 मई तक इस युद्ध से लोग प्रभावित रहेंगे। तो उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली है भारत में, कोई बहुत बड़ा जो है वो नहीं होने वाला है, परेशानी नहीं होने वाली है। कई लोग, कई ज्योतिषियों ने तो प्रेडिक्शन तक कर डाली थी, अप्रैल मई में बैंक क्रैश हो जाएंगे। कहाँ है वो ज्योतिषी अब सब? वो बात अलग है, फिर उन्होंने मई जून कहना शुरू कर दिया, अब शायद जून जुलाई कहना शुरू कर देंगे। कुछ हुआ? मैं अकेला था जिसने कहा था कोई बैंक बंद नहीं होगा। रही बात भ्रष्टाचार का मामले सामने आने की, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग विषय है। ये तो मैं 2024 से 25 से कह रहा हूं कि 2026 में बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केस खुलेंगे। क्यों कह रहा हूं? मैं उसके पीछे का कारण भी हमेशा बताता हूं कि भाई शनि मीन राशि में चल रहे हैं, ठीक है, और शनि जब जब राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि, जब दोबारा से अपना चक्र शुरू करते हैं तो कर्म फलदाता है, पुराने कर्मों का हिसाब करके ही जाते हैं। दूसरा, इस संवत्सर के जो राजा हैं वो गुरु हैं। जब राजा गुरु होते हैं तो अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, बड़े बड़े जो पुराने अन्याय वो खुलते हैं और लोग दंडित होते हैं। इसलिए भी मैंने कहा था बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केस खुलेंगे। तीसरा, इस समय जो भारत की महादशा चल रही है वो मंगल की चल रही है। भारत की कुंडली में मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो क्लींजिंग का नक्षत्र है। तो सफाई होनी निश्चित है। जो आप देख रहे हैं, बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, अवैध स्ट्रक्चर्स ढाए जा रहे हैं, ये सब क्लींजिंग ही तो है। तो ये सब हो रहा है। और मैं इसके पीछे का लॉजिक सबको बताता हूं कि मैंने क्यों कही ये बात है
केवल ये नहीं होता तुषार जी कि 2 वीडियो यहाँ देखी, 2 वहां देखी, बैठ के बोल दिया। अरे उसके पीछे की गणनाएं बताओ ना, क्या है बिल्कुल। उसके पीछे का कारण बताओ, लॉजिक बताओ कि आपने किस बेस पर ये चीजें बोली। तो वो बेस में हमेशा बताता हूँ। अच्छा, 2027 में जी। भी दूरी नहीं है, आप बहुत 2027 कम। तक को आप कवर कर रहे हैं। ये यूपी इलेक्शन भी 2027 में और हाँ। बाकी राज्यों में भी चुनाव होगा 2027 में। क्या गणनाएं कह रही हैं आप? 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी अच्छा। 2027 में उत्तर प्रदेश में। और एक गणना में पहले भी एक प्रोडिक्शन कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री ना बने। ओके, ये बहुत बीजेपी तो जीतेगी, हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे या नहीं होंगे, इस पर आप इस सवाल पर लगा रहे संशय है। हैं। ओके, क्यों है वो भी मैं बता देता हूं। मुझे कहीं ना कहीं योगी जी सेंटर में आते दिख रहे हैं। अच्छा। अब वो इलेक्शन से जस्ट पहले या इलेक्शन के बाद कुछ समय मुख्यमंत्री रहने के बाद या जस्ट बाद, वो थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो मुझे सेंटर में आते दिख रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, 99% चांस है। 1% बन गए तो कुछ समय मुख्यमंत्री रहने के बाद वो सेंटर में आ जाएंगे। ऐसा होता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है, बहुत प्रबल। और ये मैं लगभग 2025 से कंटिन्यू बोल रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं 2027 में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अगर मुख्यमंत्री बन भी गए जी। तो उसके बाद वो सेंटर में आ जाएंगे कुछ हाँ, समय के बाद। बिल्कुल। फिर 2029 का चुनाव भी है, हाँ जी। 2029 में प्रधानमंत्री भी चुना जाना है। जी। तो कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि सेंटर में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, होम मिनिस्टर बन जाएंगे, कोई जो बड़ा पोर्टफोलियो देखो, होता है, 5 बड़े पोर्टफोलियो ये होते हैं। तो मैंने बहुत पहले कह दिया था तुषार जी कि योगी जी निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई इसमें साल आपने कोई दो गणनाओं मत में नहीं। देखा कि कौन सा साल होगा वो? हाँ, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। जी, योगी जी की कुंडली इस समय भी बहुत प्रबल चल रही है। ठीक है। उनकी जो दशा है, जो गोचर है, बहुत प्रबल नजर आ रहे हैं। 29 में भी मुझे, 27 में भी। ठीक है। लेकिन अब मैं ये क्यों नहीं कह सकता हूं कि वो 27 में बनेंगे, 29 में। उसके पीछे कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक चेहरा नहीं होता। बिल्कुल। वहां वो अचानक पिटारे में से एक नया नाम लाते हैं जो डिक्लेयर कर देते हैं, कोई भी जिसकी हो हमारे सकता है। पास कोई कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल। डेटा ही अवेलेबल नहीं होता। बिल्कुल। तो अब जब हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है तो हम 4 कुंडलियों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी ज्यादा स्ट्रांग है, किसकी कम स्ट्रांग है। जैसे अभी यूपी की बात करूं, मैंने अखिलेश जी की कुंडली देखी, बड़ी स्ट्रांग कुंडली है, लेकिन योगी जी की कुंडली के सामने इस समय फीकी पड़ जा रही है। तो वहां मैंने कह दिया कि 100% योगी जी जीतेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन वहां मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मैं कैसे कहूं कि भाई कौन बनेगा। मुझे अमित शाह जी की कुंडली बड़ी स्ट्रांग नजर आती है, मुझे एस जयशंकर साहब की कुंडली बड़ी स्ट्रांग नजर आती है, और मुझे योगी जी की कुंडली तो प्रबल है ही है। और ये तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि भाई योगी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और ये हम सब के लिए गर्व का पल होगा। ये निश्चित है, ये सब होता हुआ आप और हम देखेंगे, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकता है। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है पता नहीं कि शायद मोदी जी देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। अच्छा जी, यानी कि प्रधानमंत्री के बाद मोदी जी जाएंगे राष्ट्रपति बनने और यहाँ पर प्रधानमंत्री कोई और होगा, जिसमें आपको संभावनाएं 2-3 चेहरों की लगती हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी एक चेहरा होंगे। बिल्कुल चेहरा है। और 2014 में मैंने ये बात बोल दी थी जी, तुषार जी, जब मोदी जी की उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था, ठीक है। उस समय की कुंडली मैंने बनाई थी। और उस समय की कुंडली के आधार पर मैंने गणना करके उस समय बोल दिया था कि मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तीसरा कार्यकाल उनका पूरा नहीं होगा। और मैं आज भी इस बात पर अड़े हूं। सोचिए, मैंने 12, 13, 14 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी। क्यों नहीं करते ज्योतिषी इतनी पहले भविष्यवाणियां? मैं तो कहता हूं गणनाएं करो, सब कुछ संभव है। और केवल उस समय कोई डेटा मेरे पास नहीं था। मोदी जी की कुंडली थी जो इंटरनेट पर अवेलेबल थी, साथ में जिस समय उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया उस समय की कुंडली मैंने बनाई और उसके आधार पर मैंने गणना करके बता दिया था। और यही होगा, तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे, आपके साथ भी होती होगी ये जी। प्रॉब्लम कि किसी नेता की कुंडली देखनी है लेकिन उसका समय नहीं है। हाँ। डेट ऑफ बर्थ तो मिल जाती है लेकिन उसका समय नहीं होता। ऐसा ही प्रॉब्लम बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के साथ भी होगी कि जी। उनको अपना समय नहीं पता। जी। वो लोग क्या करें, वो अपनी गणनाएं कैसे उस कराएंगे? केस में प्रश्न कुंडली बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ज्योतिष का, एक अच्छा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो बात अलग है कि लोग प्रश्न कुंडली को लगन कुंडली की तरह देखते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई वो गणनाएं सही नहीं होती। प्रश्न कुंडली देखने का तरीका अलग होता है ज्योतिष में, और लगन कुंडली देखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। आप लगन कुंडली की बात करो, वहां छठे भाव का चंद्रमा खराब माना जाता है, लेकिन प्रश्न कुंडली में छठे भाव का चंद्रमा बड़ा प्रबल माना गया है। लोगों को समझ ही नहीं है। अब आप प्रश्न कुंडली को अगर लगन कुंडली की तरह पढ़ोगे तो गणनाएं गलत होंगी, लेकिन अगर वास्तव में किसी को प्रश्न कुंडली आती है तो विश्वास कीजिए 98, 95, 96, कुछ केस में 99% तक गणनाएं मेरी सही हुई हैं। अच्छा, केवल प्रश्न कुंडली से, जिसमें हमें ना डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है और ना हमें किसी समय की जरूरत है। ये केवल उन्हीं के लिए जिनके पास कोई डेटा नहीं है। उसमें केवल एक डिफरेंस है जी, उसमें आप कहें कि मेरे बारे में कुछ प्रेडिक्शन, वो संभव नहीं है। उसमें जो आप प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न का जवाब और उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा।
और जो 99% तक भी सही होता है, कई केसेस में 100% भी सही होता है। ये बहुत आसान उपाय और बड़ी अच्छी ये विद्या है ज्योतिष की। आपने देखा है पुराने समय में जो ज्योतिष होते थे, कई लोग तो ऐसे शक्ल देख के भविष्य बता देते थे, कई लोग हाथ देख के बता देते थे, ललाट देखना भी एक ज्योतिष था। एग्जैक्टली। तो ज्योतिष के अंदर बहुत सारे अलग अलग विद्याएं हैं। वो बात अलग है, विलुप्त होती जा रही हैं, अब जानकार लोग कम बचे हैं हर विद्या के। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो भी बचे हैं, आज भी लोग बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। एक संत है, मैं उनको जानता हूं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। वो आज भी एक फूल आप लेकर के जाओ, कोई भी फूल, वो फूल देखेंगे, आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख के दे देंगे। अच्छा, पता नहीं क्या गणनाएं हैं उनकी, ईश्वर कृपा है। तो ज्योतिष में तो इतने सारे फिर कॉन्सेप्ट हैं कि जिसका वर्णन करना अकल्पनीय है। मैं मिला भी था एक ऐसे व्यक्ति से, केदार जी उनका नाम है, जी। केदार शर्मा, जयपुर के हैं जी। और उनके सामने में बैठा, उन्होंने मेरा बस चेहरा देखा और मेरी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब कुछ लिख दिया। मैंने पॉडकास्ट भी किया था उनका और उसमें सारा उन्होंने जो गणनाएं बताई अभी तक की वो सत्य थी और आगे की उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी मेरी भविष्यवाणियां की हैं। अरे तो मैं ईश्वर करे वो अच्छी भविष्यवाणियां सब बिल्कुल सत्य हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने सामने से देखा है, ये जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग इतने इतने पारंगत हैं इस विधा के अंदर कि वो आपका चेहरा देख के आपका एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। इवन 2 मिनट पहले का उन्होंने टाइम लिखा और मैंने कहा कि नहीं, आपने 2 मिनट पहले का टाइम लिख दिया। बोले आपको आपकी माँ को या आपके पिता को बाद में पता लगा 2 मिनट बाद का, लेकिन आपका समय 2 मिनट पहले ही हो चुका था। यानी कि आपका समय गलत बताया गया। सोचिए इस स्तर की उन्होंने मुझे, इस स्तर की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी। इस स्तर तक ज्योतिष जाता है। और मैं इसीलिए एक बात हमेशा कहता हूं तुषार जी कि ज्योतिष इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जो कहते हैं ना कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं ज्योतिष के, हम मास्टर हैं, हम ये, कोई कुछ नहीं है। ज्योतिष इतना बड़ा विषय है कि एक जन्म तो छोड़ो, कई जन्म कम पड़ जाते हैं सीखने के लिए। बिल्कुल। और जीवन भर सीखता रहता है। 12 वर्ष की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा हूं मैं, लगभग अब 40 साल का हो जाऊंगा भाई। 28 साल हो गए, 27 साल पढ़ते हुए, और आज भी पढ़ रहा हूँ। आज भी कई केस ऐसे आते हैं जहां मुझे समय लग जाता है, जहां मुझे घंटे 2 घंटे कुंडली पर बैठना पड़ जाता है, कई बार उससे ज्यादा भी बैठना पड़ जाता है। और जितनी ये व्यापक गणनाएं हम करते हैं वर्ल्ड वाइड, जो हम गणनाएं करके बताते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं, इनमें तो महीनों महीनों की रिसर्च होती है आज भी। ऐसा नहीं है कि फटाफट बैठे आधे घंटे में कोई रिसर्च करी बता दिया, नहीं। ज्योतिष वो है ही नहीं, महीनों महीनों लगता है। मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे कर देते हैं भविष्यवाणी, साल की 50 भविष्यवाणियां, साल की 70 भविष्यवाणियां, महीने की 12 भविष्यवाणी। अरे भाई, एक एक भविष्यवाणी करने में महीनों निकल जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो फिर क्या करते हैं, वो 10 यूट्यूब वीडियोस निकाली, 10 इंस्टाग्राम रील निकाली, सबका एक एक पिक किया और बोल दिया अपनी भविष्यवाणी बता करके। इसलिए उनको पीछे का आधार नहीं पता होता उसके। केवल 2 संस्कृत के श्लोक बोल देने से या अपने आप को ये दिखा देने से कि हम बहुत मैच्योर है, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एक 12 साल का बच्चा भी हो सकता है और ज्योतिष एक हो सकता है 82 साल का बुजुर्ग भी उतना पारंगत ना हो। इसमें सारा खेल है गणनाओं का। जितनी गणनाएं आपकी स्ट्रांग होंगी उतना ही आप ज्यादा पारंगत होंगे। आप ज्योतिषी के पास जाओ, ज्योतिषी डिविजन चार्ट की बात ही नहीं करते भाई। क्यों नहीं करते? ज्योतिष में D1 से लेकर D60 तक की बात हम जनरली करते हैं, फिर उससे आगे की बात अलग है, बहुत डीप हो जाएगा। वहां लोग बात ही नहीं करते। किसी ज्योतिष के पास जाओ, ज्यादा लगन कुंडली देखेगा, नवमांश देखेगा, दशाएं देखेगा, भविष्यवाणी कर देगा आपकी। नहीं भाई, कार्मिक पैटर्न्स कौन देखेगा? D60 कौन देखेगा? D24 कौन देखेगा? D45 कौन देखेगा? उसके बिना कैसे भविष्यवाणी कर रहे हो आप? मुझे समझ ही नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति मेरे से एक चीज पूछने आया, मेरी नौकरी कब लगेगी, तो मुझे उसका लगन चार्ट, उसका D9, उसका D10, उसका D11, ठीक है, साथ में D60, इतने तो, और उसकी चंद्र कुंडली चलित, इतना तो मिनिमम देखना पड़ता है, तब जाकर के मैं बता पाता हूं। अच्छा, उसमें भी दशाएं और गोचर तो देख रही हैं, साथ में वर्ष कुंडली में निकालता हूं, तब जाकर के मैं बता पाता हूं कि आपके जीवन में इस वर्ष में ये होने वाला है। यहाँ लोग खाली नववांश से, खाली लगन से, कई लोग तो नववांश भी नहीं देखते। मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता हूं, भाई बिना नववांश की गणना कर कैसे दी? भाई कुंडली तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, बिल्कुल, लेकिन वो किस जन्म में मिलेगा वो तो नववांश बताएगा। इस जन्म में क्या मिलेगा, कुंडली में नहीं लिखा। कुंडली में तो ग्रह हैं, उसके हिसाब से बैठ गए जो हमारे कर्म है, वो इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, किसी को नहीं पता। कई लोगों की कुंडली में राजयोग होते हैं, लेकिन वो राजयोग कभी फलित नहीं होते। मेरे पास कितने लोग आते हैं, गुरुजी हमें तो हमेशा ये बताया गया आपकी कुंडली में बहुत राजयोग है, आज तक मैं तरस ही रहा हूं पैसे के लिए। मैं देखता हूं भाई नववांश में तो राजयोग ही नहीं है, कोई कहां से मिलेगा? इस जन्म में जो मिलेगा वो तो नववांश ही बताएगा। और आपकी लगन कुंडली में कोई राजयोग नहीं है, नववांश में है तो 100% है कि इसी जन्म में मिलेगा। 100% कह रहा हूं मैं। लेकिन वो पढ़ने वाला तो होना चाहिए, वो कुंडली पढ़नी तो आनी चाहिए। वो पढ़नी आएगी जिसको, वो बता देगा आपको, जिसको नहीं आती वो तो फिर घुमाएगा ही भाई। घुमाने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, बहुत तरीके हैं। और मैं हमेशा कहता हूं भाई, मेरे पास अगर आ रहे हो, पहले तो मैं कहता हूं दुनिया में घूमाओ जी। जब 100 जगह थक जाओ तब मेरे पास आ जाना, तब मैं बता दूंगा ज्योतिष कैसे काम करती है। और मेरे पास अगर आ रहे हो तो भाग्य बदलवाने मत आना।
मार्गदर्शन लेने आना। सही मार्गदर्शन अगर आपको मिल गया और आप सही रास्ते पर चल दिए तो भाग्य अपने आप बदल जाएगा। आप घर से निकले, आपको स्टूडियो आना था, आपको सही रास्ते से आए तो पहुंच गए ना। बिल्कुल। वहीं गलत रास्ते पे चलते तो क्या भटक होता? जाते। भटकते, आधा घंटा 1 घंटा फालतू लगता, समय बिल्कुल, वेस्ट होता। बिल्कुल। वही ज्योतिष है बस। अच्छा, जैसे आप ये चांदी के लोटे में पानी पीते हैं, ऐसे ही बहुत सारे उपाय इसके अंदर हैं जो ज्योतिष के अंदर हैं और अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बिल्कुल। उन पर काम करते हैं। कुछ ऐसे उपाय आपको लगते हैं जो आज के समय में लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है? हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई, उपायों में सबसे पहले अगर मैं चर्चा करता हूँ तो मैं अपनी दिनचर्या बदलने की चर्चा करता हूँ। आप सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दो अगर संभव है। देखिए, कुछ लोगों की मजबूरी है जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, जो सुबह घर ही लेट आते हैं जी। रात को, तो संभव नहीं है, क्योंकि एक इंसान को, आम इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। बिल्कुल। नहीं लेगा तो अगले दिन काम नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रात को 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी सो रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो सुबह सूर्योदय से पहले उठो। ये एक बदलाव आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला देगा। करके तो देखो, करने को तैयार ही नहीं है लोग। केवल एक छोटा सा बदलाव। मैंने ऐसे ऐसे घरों में वास्तु करने जाता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक घर में वास्तु करने गया, सुबह मेरी 10 बजे की विजिट थी। वो अकेला व्यक्ति घर का उठा हो तो बाकी पूरा परिवार सो रहा था। मैंने कहा भाई कितना ही वास्तु करा लेना, तरक्की ना होनी आपकी। कह रहा गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मैं बोल नहीं रहा, आप ऐसा कर रहे हो, कर्म सुधारो भाई। मैं तो सीधी बात करता हूँ। उसने फिर पूछा, मैंने कहा ये कब सोए थे? कह रहा रात 10-11 बजे सब सो जाते हैं। तो मैंने कहा अभी तक सो रहे हैं? कह रहे हाँ फोन में लगे रहेंगे, 1-2 बजे सोए होंगे। अरे वो फोन दिन में भी तो चलाया जा सकता है, दिन में कौन सा इंटरनेट बंद हो जाएगा? यही तो समझाना है लोगों को कि दोबारा अपनी परंपराओं पर वापस आ जाओ। दूसरा, रोज सुबह ये 2-3 नियम अपने जीवन के बदल लो, आपको 100% लक्ष्मी भी मिल जाएंगी, पैसा भी आ जाएगा, ग्रोथ भी हो जाएगी, बीमारियां भी कम होंगी और आपकी परेशानियां भी घट जाएंगी और आपके जो पुराने कर्म है, प्रारब्ध है, वो भी कटेंगे। क्या करना है? रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत किसी एक अच्छे कार्य को करने से शुरू कर दो। आपके पास समय नहीं है, ऑफिस निकलते हो, किसी भी कंटेनर में आप कुछ खाना पैक करके ले जाओ। रास्ते में कोई व्यक्ति मिले जो लगे आपको गरीब है, उसको खाना दे दो। हो गई दिन की शुरुआत। आप कहते हो गुरुजी मेरे पास समय नहीं है, सुबह सुबह कहाँ चींटियां ढूंढूं, कहाँ मछली ढूंढूं। ऑफिस जाते हो, रास्ते में कोई झील, कोई नदी, कुछ तो पड़ेगा। आप थोड़ी सी आटे की गोली बनवा के ले जाओ। रास्ते में एक मुट्ठी डालने में कितना समय लगता है? शीशा खोल के भी डाल दोगे भाई तो 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। बिल्कुल। सैकड़ों मछलियों ने वहां जो है उनको भोजन मिल गया। आप रास्ते में निकल रहे हो, कहीं आपको चींटियां मिल गई रास्ते में, कहीं भी 2 मुट्ठी बिस्किट, कोई भी बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट, पार्ले जी ले लो, कोई भी ले लो, 2 मुट्ठी बिस्किट क्रश करो, चींटियों को डाल दो। सुबह डाल दो, शाम को ऑफिस से आते हो डाल दो। इससे आसान उपाय और क्या बताऊं भाई? ये तो कर सकते हो, मैं तो नहीं कह रहा स्पेशली जाओ, आप आते जाते तो कर लो। लोग भंडारे करते हैं इतने बड़े बड़े, आपने 2 मुट्ठी बिस्किट क्रश करके डाल दिया, हजारों चींटियां खा लेंगी, हो गया भंडारा। उससे बड़ा भंडारा है? हजारों आत्माओं को आपने तृप्त कर दिया, हजारों भूखे पेटों को भोजन मिल गया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आपने पृथ्वी के सबसे छोटे जीव को खाना खिला दिया, आपने अपना अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। ज्योतिष बड़ी साइंटिफिक है भाई। हम 5 एलिमेंट की बात करते हैं। मैं क्यों कहता हूं मछलियों को दाना डालो, आपका वाटर एलिमेंट स्ट्रांग हो जाता है। पक्षियों को दाना डालो, आपका एयर एलिमेंट स्ट्रांग हो जाता है। चींटियों को खिलाओ, आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सब कुछ साइंटिफिक है, बशर्ते आप करना शुरू करो। समय तो निकालना पड़ेगा। कोई ये कहे जी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, केवल ज्योतिष के पास जाने से सब अच्छा हो जाए, तो दुनिया में कोई ज्योतिष नहीं है जो आपके सर पे हाथ रखे और आपका भाग्य बदल दे। ये पाखंड है, इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं। और जो उपाय आते हैं शुक्र को मजबूत करने के या बाकी ग्रहों को मजबूत कर लीजिए तो आपका भाग्य चमक जाएगा, उस पर भी दौलत चर्चा कर आने लग लेते हैं। जाएगी, तो क्या ये शुक्र वगैरह को मजबूत करने से काम नहीं बनेगा? उस पर भी चर्चा कर लेते हैं भाई। मैं एक उपाय सुन रहा था कि आप हथेली पर इत्र लगाओ और उसको ऐसे रोज घिसो यानी रगड़ो, तो शुक्र मजबूत होता है, पैसा आता है। मैं खाटू श्याम जी जाता हूँ, वहाँ जितने इत्र बेचने वाले हैं, वो आप उनसे कहो इत्र खरीदना है, वो तुरंत ऐसे करेंगे, देखो जी कितना। बिल्कुल। पूरे दिन यही करते हैं वो, लेकिन आज भी इत्र ही बेच रहे हैं। क्यों करोड़पति नहीं बने हो? है किसी के पास जवाब? नहीं तो हो सकता है कोई ये भी कह सकता है कि उनका इत्र जो था वो अभिमंत्रित नहीं था। अरे भैया ये सब बेकार की बातें हैं। इत्र अभिमंत्रित कब से होने लगे मुझे समझ नहीं आता। दूसरा, केवल शुक्र को मजबूत करने से पैसा नहीं आएगा, ये समझ लो। शुक्र हमारी वेल्थ का कारक है। ज्योतिष में शुक्र को लग्जरी का, वेल्थ का कारक कहा गया, ये सत्य है। लेकिन बाकी ग्रह कहाँ गए? बाकी ग्रहों का कोई रोल नहीं है। अच्छा, हम बहुत लॉजिकली समझ लेते हैं इस चीज को। जब हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तुषार जी, तो कालपुरुष कुंडली में जो दूसरा घर है वो धन का घर है, ठीक है। और दूसरा जो घर है वो वहां कौन सी राशि आती है? वृषभ राशि। वृषभ के जो लॉर्ड है वो शुक्र है, यानी शुक्र धन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन वहीं हम आगे बढ़े उस कालपुरुष कुंडली में, तो आपका जो भाग्य का स्थान है
वो धनु राशि आती है, उसके लॉर्ड कौन है वहाँ? बृहस्पति। यानी कि जब भाग्य में नहीं होगा तो धन नहीं मिलेगा, तो बृहस्पति का रोल इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हम कर्म भाव की तरफ, दसम भाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। दसम भाव के लॉर्ड कौन है? शनि। यानी बिना शनि किसके फलदाता है? कर्म फलदाता। यानी जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद एकादश भाव, 11वां भाव। 11वां भाव किसका है? लाभ का घर, प्रॉफिट, गेन्स, जो हमने सारी मेहनत करी उससे जो हमें गेन हुआ वो है। उसके लॉर्ड कौन है? शनि। यानी लास्ट में रिजल्ट कौन देगा? शनि। तो फिर तो शनि की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, और उससे भी बड़ी चीज, जो बृहस्पति हैं वो धन के कारक ग्रह हैं ज्योतिष में। अच्छा। कारक ग्रह का मतलब जो जिसको रिप्रेजेंट करता है, जो जिसका प्रतिनिधित्व करता है, वो तो बृहस्पति है। तो शुक्र का रोल कहां से आ गया? शुक्र हमें लग्जरी देता है, नो डाउट, उसका कारक है वो, लेकिन केवल शुक्र मजबूत करने से पैसा आएगा? ये मनगढ़ंत कहानियां हैं भैया। कुंडली में हर भाव, हर ग्रह, हर गोचर, हर दशा, हर चार्ट, हर डिविजनल चार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो रहेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, आपने शुक्र को मजबूत कर लिया, मान लिया, मैं लोगों की बात मान लेता हूं, और आप पे बहुत पैसा आ गया और बुद्ध खराब है, बुद्धि नहीं है, तो उस पैसे का इस्तेमाल कर पाओगे आप? सब बर्बाद हो जाएगा। बृहस्पति खराब है, ज्ञान नहीं है, तब भी उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाओगे? फिर गलत करोगे, नशे में पड़ जाओगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, आए और खत्म लेकिन हो गए। आज भी वो सड़क खत्म हो पे ही गए, है। सड़क पे है, आगे वापस। क्यों? शुक्र तो आया, लेकिन क्या हुआ? वो सिर्फ दिखावा था, खत्म हो गया। तो हमेशा जो कंसंट्रेट करो वो सारी चीजों पर करो, और कुंडली को बाकायदा डिकोड करना आना चाहिए। ज्योतिष को मैं हमेशा कहता हूँ, कुंडली आपके भाग्य की कुंजी है यार, मजाक थोड़ी है किसी के भी हाथ में जाके थमा दो, भाग्य बिगाड़ेगा ही भाई वो। उसको डिकोड करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, और जो व्यक्ति कुंडली को प्रॉपर समझेगा ना, वो आपको कभी झूठे आश्वासन नहीं देगा। मेरे पास कल परसों एक केस आया तुषार जी, तो उन्होंने हमसे पूछा, मिलने आए थे वो दोनों माँ बाप बच्चे के, तो मैंने उनकी कुंडली खोली, मैंने कहा जी आपका बच्चा आपके हाथ से जा चुका है। तो उनकी माताजी रोने लग गई। तो हालांकि मैं डर गया, मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? उन्होंने कहा गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उनके पिताजी ने कहा, और ये सत्य है कि हमारा बच्चा हमारे हाथ में नहीं है, जबकि वो बच्चा सिर्फ 13 साल का है, माँ बाप की पिटाई करता है, स्कूल नहीं जाता है। ये हालात है जो उन्होंने बाद में मुझे बताया। उन्होंने कहा कोई उपाय? मैंने कहा कोई उपाय नहीं है। कह रहे गुरुजी बड़ी उम्मीदों से आए। मैंने कहा आपकी उम्मीदें बिल्कुल अच्छी हैं और आना चाहिए उम्मीदों से, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसका कोई ज्योतिषी कोई उपाय नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी डेस्टिनी ही मुझे ऐसी आगे दिख रही है। वो निराश हुए। कोई भी आदमी निराश होगा कि गुरुजी हम तो बहुत उम्मीदों से आए थे, हमें कोई उपाय। मैंने कहा इसमें उपाय काम ही नहीं करेगा भाई। फिर मैंने उनसे पूछा तसल्ली से, मैंने कहा आप आज से पहले कितने ज्योतिषियों से मिले जी? तो उन्होंने मुझे स्पष्ट एक जवाब दिया कि हम गुरुजी कम से कम 20 जगह जा चुके हैं। और मैंने कहा सबने उपाय बताए? कि हाँ सबने बताए। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? आज तक किसी ने ये कहा कुछ नहीं हुआ? बोले आप पहले हो। मैंने कहा अब भी समझ नहीं आ रहा कि मैं सच बोल रहा हूँ? और कैसे समझ आएगा? 20 लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया और आपको कहा आप ये उपाय करो बच्चा ठीक हो जाएगा, ये उपाय करो, मैंने कह दिया कुछ नहीं होगा। सही कौन है? कह रहे सही तो आप ही, ऊपर तसल्ली नहीं हो रही ना, क्योंकि इंसान तो समाधान के लिए आया है ना। एग्जैक्टली। तो हर केस में समाधान भी संभव नहीं है, क्योंकि ज्योतिष भगवान नहीं है। मैं कोशिश मेरी ये रहती है कोई व्यक्ति आया तो उसको मैं समाधान दे के भेजूं, लेकिन 100 में से एक आध केस ऐसा भी हो सकता है भाई जहां हमारे पास भी नहीं है समाधान। अगर हर चीज का समाधान हमारे पास होता तो फिर तो, और जिस चीज का समाधान आपके पास नहीं है उसको लेकर कहां जाएगा इंसान? ईश्वर, फिर भगवान की शरण ही खुद को मिलेगा समाधान। हाँ बिल्कुल मिलेगा भाई। मैंने कहा उनको, मैंने कहा आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ो। अगर उन्होंने कहा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मैंने कहा आप दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ो, मैं गारंटी से कह रहा हूं हनुमान जी कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। भाव आपका सच्चा होना चाहिए 100%, क्योंकि वो तो विधाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो तो साक्षात ईश्वर है, बिल्कुल वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर और कोई उपाय नहीं बचता है उस केस में। ऐसे बहुत केसेस होते हैं। हालांकि कोशिश ये रहती है कि सबको समाधान मिले, लेकिन समाधान भी वही करेंगे। मेरे जो उपाय होते हैं वो भी तो वही ले जाते हैं आपको। अंत में मैंने उनको भी वही उपाय दिया। हालांकि वो अनसेटिस्फाइड गए, मैं आज भी कह रहा हूं, बट मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर जब भी वो विचार करेंगे तो उनको ये चीज समझ में आएगी कि जिन लोगों ने आपको उपाय के नाम पर लाखों रुपए ठगे वो मैंने नहीं किया। ये अंतर है मुझमें और बाकी ज्योतिषी में। जो सच है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। एक बड़ी अच्छी मुझे कहानी याद आ रही है, मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी जी, कि एक बार शायद बाबा फरीद की कहानी है ये, कि वो अकबर के दरबार में गए और वहाँ उनके जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि अभी बाबा जो अकबर हैं वो नमाज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो पहुंचे जब अकबर के कक्ष में, तो अकबर ऊपर हाथ करके खुदा से कुछ मांग रहा था। तो बाबा फरीद ने देखा और वहां से चले गए। अकबर को पता लगा, तो अकबर ने अरे बाबा फरीद आए थे, बुलाओ वापस उन्हें।
तो बाबा फरीद आए, उन्होंने कहा आप आए थे? बोले हाँ, मैं कुछ से मांगने आया था, मैं हज जा रहा था, हज की यात्रा, मैंने सोचा तुझसे कुछ मांग लूं। तो बोले मांगो। बोले अब नहीं मांगना। बोले क्यों? बोले मैंने देखा तू खुद उससे मांग रहा है। तो बोले जब तू खुदा से मांग रहा है तो मैं खुद खुदा से मांग लूंगा, मैं तुझसे मांग के क्या करूंगा? मैं वही तो कहता हूँ बस, मैं और क्या, इतनी देर से यही तो समझा रहा था मैं कि ईश्वर से मांग लो, ज्योतिष से रास्ता पूछ लो और ईश्वर से मांग लो, आपका समय बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, जी। आपके प्रारब्ध कट जाएंगे, ये डेफिनेट है। कई बार हम जब D60 चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान के कार्मिक पैटर्न कैसे हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो सिर्फ इसलिए परेशान था कि उसके कार्मिक पैटर्न बड़े खराब दिख रहे थे। मैंने उसका चार्ट देखा, बहुत देर तक मैं खंगालता रहा। उसके बाद मैंने कहा आप एक काम करो, आप रोज किसी एक व्यक्ति को खाना खिलाना शुरू करो। 3 महीने बाद मेरे पास मिठाई लेके आया, कह रहा गुरुजी हजारों ज्योतिषियों के पास गया था, मेरी जिंदगी निकल गई। 60 साल का आदमी है वो, कोई छोटा मोटा या अपरिपक्व आदमी नहीं है। कह रहा जिंदगी निकल गई, सबने उपाय के नाम पे ठगा, आपने एक ही उपाय बताया था, हनुमान चालीसा मैं सबको बताता हूँ, वो तो मैंने बताया। कह रहा वो तो मैं कर ही रहा था, आपने एक ही चीज बताई, खाना खिलाना शुरू करो। 3 महीने में आज मेरी जिंदगी लगभग चेंज हो चुकी है। कैसे बताया? क्योंकि उसके कार्मिक पैटर्न वैसे थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि ज्योतिष केवल लगन चार्ट देखना सीख जाना, 6 महीने में ज्योतिष बन जाना, वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष बहुत गहन गणनाएं हैं और जिसको गणनाएं आती हैं वही असल ज्योतिष है। चलो, बहुत और वो बढ़िया। मैं अकेला नहीं हूँ, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ दर्शकों को, मैं तो ज्योतिष का बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ। मुझसे बड़े बड़े विद्वान भारतवर्ष में दुनिया में मौजूद है। मेरी तो पहचान ही इतनी है कि मैं बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ, था और रहूंगा जीवन पर्यंत। इसमें कोई भी अगर कहे कि आप ज्योतिष के एक्सपर्ट खुद को करो, मैं कभी नहीं हूं, मेरे से बड़े बड़े विद्वान हैं, ये सत्य है। चलिए, ये ईमानदारी आपकी बनी रहे, क्योंकि होता क्या है कि ये बड़ी माया नगरी है और माया नगरी का खेल इसी में है कि सब माया में वहमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। खैर, बड़ा अच्छा लगा आपसे एक बार फिर से मिलके और बहुत सारी चीज़ों पे हमने बातचीत किया। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे रह गए हों, बहुत सारी जिज्ञासाएं आप लोगों की रह गई हों जो मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा इनको इनवाइट करूं, दोबारा ये मुझे समय दे दें और दोबारा मैं इनसे वो सवाल कर लूं। बाकी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, बहुत सारी चीज़ों पर बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। जय श्री राम। जय हो।